नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के भावी नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर, क्योंकि अमेरिका का में उनका जो बयान है उससे देश में घमासान है। दरअसल इस बात की अपेक्षा की जा रही थी कि इस बार राहुल गांधी शायद अपने बयानबाजी में भारत की चिंता करेंगे और देश के मामले में कम से कम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे कहीं भी देश को नीचा देखना पड़े या उनके बयान की आलोचना हो। लेकिन राहुल गांधी ने फिर वही बात की कि हम देश में जो कुछ बना रहे हैं मेक इन इंडिया के नाम पर, उसमें चाइनीज़ काम ज़्यादा है, तो बजाय वो मेक इन इंडिया के मेड इन चाइना है। अब इस बात पर जो भी कुछ उनके मन में हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जाके जो बात की उससे देश की भी किरकिरी हुई और एक नेता प्रतिपक्ष देश के बारे में विदेश में क्या सोचता है ये भी एक बार फिर साबित हुआ कि राहुल गांधी अपने ट्रैक पर ही कायम है जिस पर वो शुरू से बने हुए हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा था। उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बी डी शर्मा इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं। पहले चर्चा शुरू करने के पहले सुनते हैं कि इन नेताओं ने क्या कहा और फिर करेंगे इस पर चर्चा। And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। हर व्यक्ति का अब सोचने का अपना नजरिया होता है। जब राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो ये एहसास कराते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब इंसान एक जैसे हैं। सृष्टि पर ईश्वर के आराध्य का हर अलग अलग प्रकार के जितने भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, वो किसी भी धर्म की हो, सब यही बात कहते हैं एक जैसी कि इंसानियत की रक्षा हो और प्रकृति सर्वोपरि है। अब इस भावना को राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी जब ये कहते हैं तो उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती हो, साध्वी है, उनके खिलाफ तो मैं बोलूँगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें। बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही, ये भारत का अपमान है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पहली बार नहीं, जब भी वो विदेश यात्रा पर जाते हैं, किसी न किसी रूप में भारत को बदनाम करने का ही प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस के खून में,
या इस गांधी परिवार के खून में भारत के खिलाफ जो जीन्स हैं वो उजागर होते हैं। तो हमने सुना कि किस तरह से राहुल जी बोले और किस तरह से राहुल जी के बयान पर प्रतिक्रिया आई, और कांग्रेस तो आध्यात्मिक स्तर पर चली गई। जब जब राहुल गांधी को छक्का लगाते हैं तो कांग्रेस बचाव में जब आती है तो वो डिफेंसिव मोड में स्पिरिचुअल हो जाती है, जैसा जीतू पटवारी भी कह रहे थे। मेरा एक मानना है पत्रकार और आम आदमी के नाते कि कांग्रेस और राहुल गांधी, अब की कांग्रेस और आज के राहुल गांधी आखिर देश बांटने वाली नीतियों पर क्यों बात करते हैं। जातिगत जनगणना उनकी दादी के पिताजी यानी जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक ने नहीं की, लेकिन अब वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं क्योंकि इससे देश बटेगा। इसके बाद वो चीन और पाक के साथ होने की बात करते हैं क्योंकि ये भारत के दुश्मन हैं। आतंकवादियों के साथ होने के बात भी करते हैं, संकेत तो वो देते ही जब दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसमें आतंकी मारे गए थे तो सोनिया जी रात भर हुई थी, इस तरह की बात भी सामने आई थी। अफजल गुरु की सजाए मौत को गलत बताने वालों के वो साथ खड़े हैं, सनातन को ख़त्म करने वालों के वो साथ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा मानना है कि सियासत के और भी कई एंगल हो सकते हैं, लेकिन देश के बाहर जाकर अगर ये गिरावट आएगी तो फिर लोग सवाल करेंगे कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस किस दिशा की तरफ जा रही है। क्योंकि ये कदम तो सोनिया जी जरूर विदेश में पैदा हुई हैं, वो हमारी विदेशी बहू हैं, और अब जिस ढंग से उन्होंने भारत को आत्मसात किया है उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन भारत माता के पुत्र होकर राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान लगाता हूँ, लेकिन मोहब्बत की दुकान आतंकवादियों के लिए। धारा 370 वापस लाने वालों के साथ है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान अगर चीन के हम 40 जवान मारते हैं उस पर सवाल खड़े करके आप मोहब्बत की दुकान किसके पक्ष में लगा रहे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पर तो सवाल करके हम किसके पक्ष में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। एयर स्ट्राइक करके अगर भारत की आर्मी कुछ बताती है उस पर सवाल खड़े करके हम किसके पक्ष में दुकान लगा रहे हैं। तो ये मोहब्बत की दुकान तो है, लेकिन किसके पक्ष में है अब देश ये भी पूछेगा, क्योंकि चुनाव नहीं, हाल में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 4 राज्यों के चुनाव है। लेकिन आखिर देश के बारे में आप ज़रूर सियासत करें सभी पार्टी के लोग, लेकिन दुनिया के में जाकर तो कम से कम देश की बात करें। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये मोहब्बत की दुकान किसके साथ, ऑक्सफोर्ड से लेकर अमेरिका तक, टेक्सास तक भारत के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है और चीन के पक्ष में जो कहा जा रहा है, उससे राहुल गांधी क्या संदेश दे रहे हैं। क्या वो चीन के प्रतिनिधि हो गए? हमें तो लगता है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उस कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उस गांधी परिवार के प्रतिनिधि हैं जिसने शहादत दी है महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। विस्तार से बात करेंगे। मामला बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के उन लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनके हाथ में कल देश की कमान आ सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो या राहुल गांधी। हमारे सारे मेहमान जुड़ गए। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र परमार जी, वो सामाजिक सरोकार के साथ साथ राजनीति के भी जानकार हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी और यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले डॉक्टर राहुल रंजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे जियो पॉलिटिक्स के जानकार रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी भूपेंद्र सोलेरी जी, ये सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये मामला राष्ट्रीय भी है, सामाजिक भी है, इसलिए हमने 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें जोड़े हैं। हम 2 पत्रकार हैं, मैं और राहुल हम हो सकता है कि अपनी बात को कम ज़्यादा रखें। शुरू में मैंने बहुत वक्त लिया थोड़ा सा ये बताने के लिए कि इसका पूरा मामला क्या है, क्योंकि बार बार देश के बारे में अगर आप उल्टा बोलेंगे, अगर आप जम्मू कश्मीर की सभा में जाकर अफजल गुरु की फांसी को आप सही साबित करने वालों के साथ, जो खिलाफत कर रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, तो फिर देश सबके बारे में पूछेगा। अभी ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, अभी सिर्फ देश है। सबसे पहले नागेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ कि दिल्ली में जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इन सब बातों के बारे में। जी राघवेंद्र जी, आपको सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति देश से बाहर होता है तो वो व्यक्ति नहीं होता, ना उसकी जाति होती है, ना उसका धर्म होता है कोई। वो व्यक्ति उस देश को रिप्रेजेंट करता है, जिस उस देश से। और राहुल गांधी तो अब नेता प्रतिपक्ष है,
नेता प्रतिपक्ष का विदेश में जाके, अमेरिका जैसे देश में जाके चाइना के प्रति अथाह प्रेम दिखाना और भारत की खामियां निकालना, ये देश का सीधा तौर पे अपमान है, देश को सीधे तौर पे बदनाम करने की साजिश है करने के लिए। उनमें शायद वो राजनीतिक गंभीरता अभी नहीं आई है, वो राजनीतिक समझ अभी राहुल गांधी में नहीं आई है, जिसकी उन्हें नितांत जरूरत है नेता प्रतिपक्ष के रूप में करने के लिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत एक विचारधारा का देश है, भारत एक धर्म का देश है, भारत एक भाषा का देश है। उनको समझ में आना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने तो तकनीकी और मेडिकल जो है उसके कोर्स है, उनको भी क्षेत्रीय भाषा में दिया है, तो ये एक भाषा का देश क्या? एक धर्म की बात कहाँ से आ गई? राहुल गांधी अगर भाषा को लेके, धर्म को लेके, विकास दर को लेके और चीजों को लेके अगर भारत में बात करते हुए तो जैसे राजनीतिक हमला भरता सरकार के ऊपर, लेकिन जब आप दूसरे देश की भूमि से जाके और एक अथाह प्रेम दिखा रहे हैं, वो भी उस चीन के प्रति जिस चीन ने भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रखी है, उसके प्रति बोलने वाले आप दुश्मन देश है, उसके प्रति राग अलाप इतना करने के लिए ये समझने की बात है, बहुत गंभीर बात है ये देखने के समझने की। दरअसल नागेंद्र जी जी बात पूरी करें। अब मैं ये भी कहना चाहूंगा करने के लिए कि उन्हें राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए वो किस देश के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, जिस देश में मानवाधिकारी नहीं है, जो देश तानाशाह है, जिस देश के रक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं, जिस देश के विदेश मंत्री गायब हो जाते हैं, जिस देश में अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर का गायब हो जाते हैं, उस देश के लिए प्रेम दिखाने की बात, और वो भी भारत जैसे राष्ट्र को अपने जिस देश में वो पले हैं, बड़े हैं, इसमें जन्म लिया है करने के लिए। और ये सरकार का अपमान नहीं है, ये सरकार की कमी नहीं दिखा रहे, वो सीधे तौर पे एक देश को, खुद के देश को निशाने पे ले रहे हैं करने। बिल्कुल। और किस दर की वो कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी और चाइना में बेरोजगारी नहीं है। चाइना में मेरे हिसाब से 13 रिपोर्टें कहती है 13-14% चाइना में बेरोजगारी दर है। IMF की विकास दर पिछली 23 की और 24 की रिपोर्ट में बताती है कि भारत की विकास दर चाइना और अमेरिका दोनों से ज्यादा है। तो किस तरह का विरोधाभास है? बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल ये सारा मामला जहां तक चाइना की बात है, बेशक बात करें, लेकिन चाइना का रियल एस्टेट बिल्कुल बर्बाद हो गया है, चाइना के बैंक दिवालिया हो रहे हैं, चाइना से विदेशी कंपनियों का निवेश वहाँ से निकल के दूसरे देशों में जा रहा है। सवाल ये नहीं कि चाइना अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, सवाल है कि आप देश को निशाने पर ले रहे हैं। और मैं तो इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अमेरिका भले कुछ भी करे, लेकिन पूरी दुनिया में अगर अशांति पैदा करने का कोई केंद्र है तो अमेरिका है। दुनिया के जितने भी युद्ध हो रहे हैं, आप देख लीजिए, वियतनाम का युद्ध हो, इराक का युद्ध हो, सीरिया की बात करें, इसराइल के साथ गाज़ा पट्टी, गाज़ा का या हमास का मसला हो, या यूक्रेन रशिया का मसला हो, उसमें केंद्र में अमेरिका ही है। वो पूरे देश में एक तरह से अशांति कर रहा है। तो ये अलग मुद्दा, हम उस पर पूरे विषय को बदलना नहीं चाहते। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, क्या उन्होंने कभी कहा कि कांग्रेस 3 चुनाव से लगातार हार रही है, उसमें किसका दोष है? अगर उनको दोष गिनाना तो फिर ये भी गिनाए वो, लेकिन देश के दोष गिना रहे हैं आप। जबकि जो हमारे पास आंकड़े वो ये कि कांग्रेस के समय भारत का निर्यात जो था वो 19 लाख करोड़ रुपए के करीब था चीन के साथ, अब वो बढ़कर हो गया 75 लाख करोड़। ये आंकड़े थोड़े से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारत के निर्यात की हम बात कर रहे हैं, 19 लाख करोड़ का निर्यात और 75 लाख करोड़ का निर्यात, ये क्या कम है? 19 से 75 लाख ज़्यादा होता है कि कम होता है? अगर ये समझ किसी के पास नहीं है तो हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। जो ईसाई धर्म में कहा गया कि ये जो उनको सूली पर चढ़ा रहे हैं ईसा मसीह को, उन्होंने कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या गुनाह कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि जिस ढंग की बात वो विदेशों में जाके करते हैं, भगवान उनको और सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि तो आई है, लेकिन इतनी और आए कि वो देश के हित और अहित के बारे में सोच सके, आतंकियों के साथ खड़े ना रहे, चीन के साथ खड़े ना दिखे, पाकिस्तान के साथ खड़े ना दिखे, और जब दुनिया के बाहर जाएँ तो देश के साथ खड़े दिखे। इतनी उनमें और बुद्धि आए तो हमें लगता है कि वो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडर हो जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश जी हमारे साथ है। रमेश जी, समय कम बचेगा, थोड़ा सी चर्चा लेट शुरू हुई है, आपसे जरूर चाहेंगे कि बहुत जल्दी अपनी पूरी बात कर दें ताकि राहुल जी भी अपनी बात ढंग से रख पाएं। रमेश जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, इसके पीछे उनके जो विदेशी सलाहकार है, वो अमेरिका में है, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनका ये इसके अंदर जो निहितार्थ है
वो समझने की जरूरत है। उसका निहितार्थ ये है कि भारत की जो छवि है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था का जो श्रेय है वो मोदी को जाता है, और 5वीं अर्थव्यवस्था की छवि को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को चीन के आयात से जोड़ के दिखाएं, ताकि ये लगे कि भारत की जो 5वीं अर्थव्यवस्था है ये कंफ्यूजन है। हकीकत ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चीन के आयात पर टिकी है। दूसरा उनका उद्देश्य ये है, वो इस बांग्लादेश की घटना के बाद वो चाहते हैं कि देश में एक ऐसी अराजकता पैदा हो कि जिस तरह शेख हसीना को हटाया है उसी तरह की बगावत मोदी के विरुद्ध हो। आप देखिए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन से हम जो आयात निर्यात जो विदेश व्यापार है हमारा, वो चीन में रोजगार का निर्माण कर रहा है, और वो भारत के युवा है, बेरोजगार है, उनकी कीमत पर वहां रोजगार दे रहा है। यानी एक प्रकार से भारत की जो विदेश व्यापार है चीन के साथ, उससे भारत के जो बेरोजगार युवा है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर रहे हैं कि जो आपकी जो बेरोजगारी है वो मोदी की चीन नीति के कारण है। तो ये एक प्रकार से जो बांग्लादेश का वर्जन है उसे लाने की कोशिश की है। असल में क्या हुआ, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने एक कंफ्यूजन फार्मूला पकड़ लिया है कि देश में दुनिया में कंफ्यूजन, उनको ये लगने लगा है कि हम कुछ भी कंफ्यूजन फैलाएं, और आम आदमी चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे अनपढ़ हो, वो उस कंफ्यूजन में आ जाता है और 2-4% वोट इधर उधर आराम से कर देता है। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, ये कंफ्यूजन फैलाया और यूपी में का असर दिखा। इसके बाद उनने 7,000 8,000 महीने का खटखट का कंफ्यूजन पे दिया और सरेआम पलटी मार गए और वो उसमें कामयाब हो गए। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका के जो लोग, भारतीय लोग हैं, वो वहां धंधा पानी कर रहे हैं और वो भी इस कंफ्यूजन में जाएंगे। तो वो इस एक प्रकार से जो अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा है उसमें एक जो कंफ्यूजन पैदा करके और भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, रमेश जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आपने उदाहरण दिया बांग्लादेश का, श्रीलंका का और भी कई देश हैं, लेकिन ये भारत अलग मिट्टी का देश है। मुझे लगता है कि इसमें भले ही 80% हिंदू हो, 20% अल्पसंख्यक हो, लेकिन आप देख लीजिए कि ये ऐसा देश है जिसमें आप 80% सनातनी को गाली बककर भी वोट पा सकते हैं, लेकिन आप 20% अल्पसंख्यक को गाली बककर उनके वोट नहीं पा सकते। तो 80% सनातनियों को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन आपके पास साहस नहीं है कि आप किसी ऐसे मुद्दे पर भी उनको गाली देते हैं जिस पर वो आतंकवाद की बात करते हैं, उसमें आप उनके घुटनों पर जाते हैं। आतंकवादियों के समर्थन की करने वाली पार्टियों के साथ आप कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन समय कम है, मैं आपको यहीं रुकूंगा और राहुल जी के पास आऊँगा। राहुल जी, आपके पास जो जानकारी है और जो आपके विचार हैं जल्दी से रखें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। अरविंद जी, क्या है, राहुल गांधी के भाषण को मैंने सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना, लेकिन हुआ ये है कि उस चीज को लेकर के गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। उदाहरण सिर्फ इतना था कि जो भारत में रोजगार है, भारत में उद्योग धंधे हैं, वो चाइना के साथ में मेल जोल करके उन्होंने एक उदाहरण था कि 1990 में भारत और चाइना एक साथ खड़ा था, आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। स्थितियां सिर्फ उन्होंने कंपेयर उस चीज को किया है कि जितना हम चाइना से माल लेते हैं उसकी तुलना में हमारा बिजनेस कम हो रहा है। क्या इंडिया उस चाइना के बराबर उद्योग धंधों में, बाकी चीजों में आगे नहीं आ सकता? बस इस मामले को उल्टा कर दिया गया है कि बदनाम। आज की तारीख में भारत से बाहर जाकर के किसी विदेशी भूमि पर किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को अपमान कर सके। भारत अपमान सहने की स्थिति में नहीं है, न किसी के पास में इतना है कि वो बदनाम कर सकता है या अपमान कर सकता है। तो राहुल गांधी भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत से बाहर निकल करके अमेरिका में भारत को बदनाम करके उनकी वापसी इंडिया में ही होनी है, भारत में ही होनी, तो यहाँ वो नहीं जी पाएंगे। तो यह स्थिति को एक राजनेता बहुत अच्छे से समझता है और राहुल गांधी भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत को बदनाम करके वो अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ नैरेटिव एक अलग सेट हो गया। जो भाषण दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो सवाल हुए,
तो उन चीजों में सब चीज को छोड़ करके सिर्फ एक चाइना के मुद्दे को उठा लिया गया है और चाइना के मुद्दे को गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि कंपेयर किया गया था कि चाइना और भारत की स्थितियां कैसी हो रही हैं, क्या हम खड़े नहीं हो सकते वहां पे, ये बात कही गई थी और उसको राहुल जी बाकी चीजें राहुल जी मैं रोकूंगा जरा सा आपको। पिछले 10 साल में हमारा आयात निर्यात घटा है कि बढ़ा है, एक बात। दूसरी बात यह कि चाइना की जो स्थिति है पहले से बेहतर हुई है या कमजोर हुई है, आर्थिक स्थिति में भी और सामरिक स्थिति में। हम आर्थिक स्थिति में दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति बन गए, ये किसी डॉक्टर राहुल रंजन या राघवेंद्र सिंह ने नहीं कहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा गया कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थशक्ति बन गया है। तो हम कमजोर तो नहीं हो रहा है, एक बात। और मैं 2-3 बातें बहुत संक्षेप में, आप उनका चाहें तो उत्तर दें। अफजल गुरु की फांसी गलत है, ऐसा कहने वालों के साथ राहुल गांधी क्यों खड़े हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि क्या सनातनियों को ख़त्म कर दो, सनातनी डेंगू है, एड्स है, उनके साथ राहुल गांधी क्यों खड़े हुए हैं? अगर उनके साथ ये खड़े हैं तो फिर लोग सवाल नहीं करेंगे, फिर लोग तय करेंगे धीरे धीरे। ये नैरेटिव नहीं है, ये कई बार हिंदुस्तानी किसी के भी बारे में बहुत देर तक सोचता है फिर डिसीजन लेता है, लेकिन आप बार बार गलती करेंगे तो फिर लोग आपके बारे में तय करेंगे, अच्छा या गलत, दोनों बातें हो सकती है उसमें। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, बीजेपी कांग्रेस की, 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस लगातार 3 बार हार गई। राहुल गांधी कभी इसके बारे में क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस का नेतृत्व असफल हो गया, हम फेल्यूर हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये कहने से उनके नंबर कम होंगे, लेकिन देश के नंबर कहीं कम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड में जाके बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। इसके पहले की अमेरिकी यात्रा में कहा था कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कांग्रेस की नेता पाकिस्तान सरकार के पास जाकर बोलते हैं कि हमको भारत में बीजेपी की सरकार हटाना है, मदद करिए। ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? इस पर भी आपकी 1-2 लाइन की टिप्पणी हो, विस्तार से जाने की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अच्छा है या बुरा? राघवेंद्र जी, धीरे धीरे समझ आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जो समझ आएगी उनको विदेश की भूमि पे जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कैसे करना है। पहले राहुल गांधी थे, अब नेता प्रतिपक्ष। चलिए धीरे धीरे समझ आएगी, बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। राहुल जी 5 साल की उम्र और बढ़ जाएगी तो रिटायरमेंट के पास आ जाएंगे अगर सरकारी नौकरी में होते तो। समझ कब आएगी? कितनी यात्राएं कर ली, और 2-4 यात्राएं कर लें देश की जोड़ने की, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, विदेशों में बहुत यात्राएं वो कर ली, लेकिन कब समझ आएगी? हमें इस बात की चिंता है कि हम चाहते हैं कि राहुल जी देश का नेतृत्व करें, लेकिन समझ अगर नहीं आएगी तो दिक्कत होगी, समय कम है। आखिरी वक्तव्य के लिए मैं आ रहा हूँ भूपेंद्र जी की तरफ। भूपेंद्र जी, आपसे उम्मीद है कि थोड़ी सी चर्चा नहीं बढ़ गई, गागर में सागर भरें, इस पूरे मामले को बिल्कुल पॉइंटेड उसमें उत्तर दें और अपनी बात रखें। देखिए, भारत एक विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न भाषाओं का देश है और इसकी यही खूबसूरती है, यही लोकतंत्र है। आज जो टेक्सास के यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा है वो मूल रूप से आप अगर देखें तो पूर्व के वक्ताओं ने जो भी बात रखी है, देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और उनका उसी टाइम पे प्रवास हुआ है और अलगाववाद वहाँ पे बहुत ही प्रखरता पे रहा है और 370 यहाँ जो सरकार थी उन्होंने बदला था। आज उसी को फिर से वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने उस जो उन्होंने गोल जो अभी जो लोकसभा में जो उन्होंने प्राप्त किया है 99 सीटों का, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास है। ये विदेशी रूप में है, तैयार है। दूसरी बात जो पूर्व वक्ताओं ने कहा कि धीरे धीरे बुद्धि आई है, ये पूरा सैम पित्रोदा जो उनके सलाहकार हैं वहाँ के, सैम पित्रोदा, हाँ सैम पित्रोदा जी जो उनके सलाहकार हैं, वो उनकी ड्राफ्टिंग लिखी हुई है, उनको जो दिया जाता है वही वो पढ़ लेते हैं उसके बारे में। जब तक राजनीति में वहाँ की संस्कृति, वहाँ के मर्म को नहीं जानेंगे, वो राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। अब ये नहीं है कि चुनाव का वर्ष आया और आपने चुनाव के टाइम पे ये चीज़ कह ली है। ये आज सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन होता है, सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारी चीज़ों को लोग वाग विपक्ष तैयार रखता है, सत्ता पक्ष तैयार रखता है, उनकी काउंटर करता है। ये सब चीज़ें समझना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि राष्ट्र किसी एक व्यक्ति विशेष का है और वो उसको जब चाहे जो अपने हिसाब से कह ले, और विदेश में खास तौर से तो ये जिम्मेदारी, ये एक संवैधानिक पद पे है, नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह से अगर वो इस तरह से बात करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की एक परिपक्व जनता है और उसका जवाब देगी, और लोकतंत्र में जवाब इसी से दिया जाता है, वोट के आधार पर। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जहाँ तक 2014 से 2024 तक का सफर है 10 साल का, उसमें कांग्रेस को सरकार में आना चाहिए था। 272 सीटें कांग्रेस के पास होनी थी, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 पर है। अब इसमें कांग्रेस ने कितना प्लस किया, उस सरकार में आने वाली पार्टी 99 पर अटक गई। अगर इसको कोई सफलता कहेगा
तो फिर बहुत सारी चीज़ों पर पैमाने और गणनाएं बदल जाएंगी। सवाल ये है कि आप अपनी तरफ देखें और देश की तरफ सिर्फ वो बातें करें दुनिया में जाके जो देश सच में तरक्की कर रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, हथियारों के मामले में हम निर्यात कर रहे हैं, ब्रह्मोस श्रेणी की हमारे पास मिसाइल है, तेजस जैसा फाइटर प्लेन बन रहा। तो ये कहने को तो ढेर है, लेकिन सवाल है कि आप दुनिया को बताना क्या चाहते हैं। इससे भी आपकी नीयत पता चलती है। मोहब्बत की दुकान बोलने से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत की दुकान अगर आप देश के खिलाफ लगाएंगे, देश के दुश्मनों के साथ लगाएंगे, तो मोहब्बत की दुकान वहाँ भी लगेगी, लेकिन देश इसको कितना स्वीकार करेगा। मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को सफ़र 99 लोकसभा सीटों से लेकर 272 तक करने का है। अगर वो बेहतर काम करेंगे तो अगले चुनाव में शायद कुछ संभावनाएं हो। अगर इसी तरह से बात करेंगे तो संभव है कि इसमें नुकसान कांग्रेस को हो जाए। देश का नुकसान तो हो ही रहा है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।